Hello friends, my name is Akshay. In today's video, we will understand the chapter Composition and Structure of Atmosphere. ये चैप्टर हमारी ज्योग्राफी से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके प्रीलिम्स के लिए मेजॉरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली. तो इस वीडियो में समझेंगे हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, बेसिकली हम समझेंगे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका मीनिंग क्या है. ठीक, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका मतलब है उसमें बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर में एयर का एनवलप आता है दैट सराउंड्स आवर अर्थ. एक हवा की एक लिफाफा सा है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को सराउंड करता है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. जो हमारा एटमॉस्फेयर है बेसिकली वो 1000 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, लेकिन उसका 99% पार्ट वो 32 किलोमीटर में ही पाया जाता है. यानी फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, तो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसे तो 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है, लेकिन इसका जो मेजॉरिटी पार्ट है उसे 32 किलोमीटर तक ही इसका देखने को मिलता है. हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज आती हैं, कुछ लेयर्स आती हैं. जैसे कुछ ईयर्स हैं, कुछ गैसेज आती हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, CO2 है, हीलियम है, हाइड्रोजन एक्सेट्रा कुछ गैसेज आती हैं. और कुछ हमारी लेयर्स आती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दोनों के कंपोजिशन को हम कह सकते हैं कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है. ठीक, तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज आती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एयर्स आती हैं. तो एयर एक हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में वन ऑफ द एक कंपोनेंट्स है. जैसे कि एयर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 3 स्टेट्स में पाया जाता है. सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेज है. सॉलिड मतलब उसमें डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, और लिक्विड में मॉइस्चर्स आते हैं, वाटर वेपर्स आते हैं हमारे, और गैसेज में हमारी गैसेज आती है जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा गैसेज आती हैं. गैसेज हमारी दो प्रकार की होती है, कॉन्स्टेंट गैसेज और वेरिएबल गैसेज. कॉन्स्टेंट गैसेज ऐसी गैसेज होती हैं जिनका कंसनट्रेशन, जिनका मात्राएं वेरी नहीं करता, वो सेम रहती है. ठीक, जबकि वेरिएबल गैसेज ऐसी गैसेज होती हैं जिनकी कंसनट्रेशन चेंज होता रहता है उनका. ठीक है, जैसे कि CO2 है, वाटर वेपर से एग्जाम आ सकता है कि अब वेरिएबल गैस कौन सी है, तो आप थोड़ा बता सकते हो, थोड़ा आइडिया ले सकते हो. ठीक है, अब कैसे समझेंगे गैसेज में एक इंपॉर्टेंट गैसेज हमारी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, उसको समझेंगे. जो हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले हम जो इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं ये समझ लेते हैं. जो CO2 है उसका हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारी प्लांट की फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट करती है जी. एक एज अ ग्रीन हाउस गैसेस एक्ट करती है. ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती है. ठीक है, और जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना उसमें यूज़ होती है ये. और जो हमारी CO2 गैसेज है वो एज अ ट्रांसपेरेंट काम करती है जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आती है उसके लिए, और ओपेक है जो आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है. आप ऐसे समझिए. जैसे कि आपने देखा होगा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो इफेक्ट करता है. जैसे कि जब हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है. तो जो CO2 है वो ट्रांसपेरेंट है किसके लिए, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए. जो इनकमिंग आ रही है ये इसके लिए ट्रांसपेरेंट है, यानी वो इजीली इसके इंटर कर सकती है. लेकिन वो ओपेक है इसके लिए, आउटगोइंग के लिए. जब वो जाएगी तो उसके लिए ओपेक है, जाने नहीं देंगे. जैसे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हीट क्रिएट हो जाएगी जिससे टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन बना रहेगा. ठीक है, लिखा है इसमें दैट एक्ट एज अ ट्रांसपेरेंट लार्ज विच ब्लॉक द लॉन्ग वेव रेडिएशंस. ठीक है, इस प्रकार से हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर मेंटेन रहता है. अगर यही CO2 हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएगा, कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये हमारी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है ये इसमें ट्रैप हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा हीट क्रिएट होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा हमारा. ठीक है, आप समझेंगे वाटर वेपर्स के बारे में. जो वाटर वेपर्स हैं ये एक वेरिएबल गैस है, मतलब ये एक वेरिएबल गैस है जो वेरी करती है रीजन टू रीजन. ठीक है, और वार्म वेट ट्रॉपिकल रीजन्स में 4% रहता है, और कोल्ड ड्राई में 0 रहता है. जो वाटर वेपर्स हैं हमारी डिक्रीज होती है, कम होती हैं इक्वेटर टू पोल तक. यानी हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये इक्वेटर है, ये पोल्स है, तो ये डिक्रीज हो जाती है इक्वेटर से पोल तक. यानी ये इक्वेटर पर ज़्यादा रहती हैं और पोल्स तक ही कम हो जाती है. इस प्रकार से इस तरीके से रहती है. ये ऑब्जर्व करती है इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व द अर्थ रेडिएट हीट. ठीक, ये एक प्रकार का ब्लैंकेट है हमारे अर्थ का जो कि नाइदर हमारे अर्थ को गर्म होने देता है ना ही ठंडा होने देता है. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे सॉलिड पार्टिकल्स के बारे में. जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सॉलिड पार्टिकल्स भी आते हैं, यानी ये एक ऐसा गैस की हमारी एक ऐसा एयर भी है, ये हम उनको एयर ही कहेंगे. लेकिन हमारी एयर हमारी 3 स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड, गैस, सॉलिड में. तो सॉलिड भी है. जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है इसको हम एरोसोल्स बोलते हैं.
अब इसमें हमारे डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, धूल मिट्टी आते हैं, पत्थर आते हैं, ओशन सॉल्ट आते हैं, वॉल्केनो एशेस आते हैं, जो मेट्रोइड्स आते हैं वो आते हैं, और जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं। इन सभी कंपोजिशन से हो सकते हैं ये एरोसोल्स हैं हमारे। अब ये सारी चीज़ें दे एक्ट एज अ हाइड्रोसोबिक न्यूक्लियाई, ये एक एक्ट एज अ हाइड्रोसोबिक न्यूक्लियाई एक्ट करते हैं, जिनके ऊपर वाटर वेपर्स हमारे ठंडे होते हैं, जिससे प्रेसिपिटेशन होता है। मतलब ये हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनका हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे जो वाटर वेपर्स हैं वो इन पर नहीं बैठेंगे। एग्जाम्पल मान लीजिए ये डस्ट पार्टिकल्स है, ये डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये एक्ट एज अ हाइड्रोसोबिक न्यूक्लियाई, इनके ऊपर ही हमारे वाटर वेपर्स बैठते हैं और ठंडे होते हैं, इनसे प्रेसिपिटेशन होता है। तो अगर ये डस्ट पार्टिकल्स वहाँ नहीं होंगे तो ये कहाँ बैठेंगे वाटर वेपर, जिससे प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो इनका हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। फिर बता रहे हैं इनका कंसनट्रेशन, मात्रा इनकी वेरी करती है, यानी डिफरेंट होती रहती है रीजन टू रीजन। जैसे कि ये ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है, और क्योंकि वहाँ ड्राई विंड्स आती हैं, और लो पाए जाते हैं इक्वेटोरियल पोलर रीजन्स में, ठीक है। हमने डिस्कस किया था हमारे अर्थ का कंपोजिशन क्या था। अब डिस्कस करेंगे हमारे अर्थ का लेयर्स कौन सी है। जो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको हमने 5 इंपॉर्टेंट लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अब हम इनको याद करने की ट्रिक जानेंगे, जैसे कि टेक सम मैंगो टू ईट। आप याद कर सकते हैं इसको, जैसे कि टी से ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर, टी से थर्मोस्फेयर, ईट से एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो टेक सम मैंगो टू ईट, ठीक है। अब एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी गई है, थोड़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। होता क्या है बेसिकली, जो मीटर है ये हमारे अर्थ का सरफेस है। अगर आप सरफेस से 165 मीटर ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर 1 सेल्सियस कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अर्थ के सी लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर 6.4 कम हो जाएगा। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। कुछ नहीं है, नॉर्मल लैप्स रेट, दैट इज अ फिनोमेना विच वेरी अबाउट द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ये हमारी लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आप इस मैप के थ्रू थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन सकते हो, लेकिन हम इनके बारे में और डिटेल से समझेंगे। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर है, ये हमारे कुछ क्लाउड्स हैं जो हमारे हॉट एयर बैलून से ही पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में हमारे एरोप्लेन्स उड़ते हैं और ओजोन लेयर यहीं आती है हमारी। और मेसोस्फेयर में हमारे जो मेट्रॉइड्स हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और थर्मोस्फेयर में हमारी कर्मल लाइन है। बेसिकली जो कर्मल लाइन क्या होती है, कर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जहाँ से आप कह सकते हो जहाँ से आप स्पेस है, यानी कर्मल लाइन के बाद से हम कह सकते हैं स्पेस है। ये कर्मल लाइन डिवाइड करती है स्पेस को और हमारे अर्थ को, ठीक है। एक्सोस्फीयर है, तो इनको हम डिटेल में समझेंगे। पहले जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर मोस्ट लेयर्स है, ठीक है। अब इसकी हाइट बताई गई है, इसकी हाइट पोल्स पर 8 किलोमीटर है और इक्वेटर पर 18 किलोमीटर। अब ये क्या है, ये है हमारे अर्थ, ठीक है। तो जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है ये हमारी इक्वेटर है, ये पोल है। तो इक्वेटर पर इसकी जो हाइट है वो 18 किलोमीटर है, जबकि पोल्स पर थोड़ी कम हो जाती है, यानी 8 किलोमीटर है। इस प्रकार से इसकी जो हाइट वेरी करती है, ठीक है। तो मतलब इक्वेटर पर जिसकी हाइट ज़्यादा है और पोल्स पर कम है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ चुका है हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स में, लास्ट ईयर आया था। जो वर्ड ट्रोपोस्फेयर है इसका मतलब क्या होता है, चेंज होता है। अब इसी लेयर्स में हमारी बहुत वेदर कंडीशंस फिनोमेना होते हैं, जैसे कि क्लाउड्स होते हैं हमारे यहाँ, रेनफॉल यही होती है हमारी, जो फॉग है, हेल स्टॉर्म है, सारे फिनोमेना हमारे जो क्लाउड्स के फिनोमेना है हमारी इसी लेयर्स में होती हैं। ये हमारे अर्थ को वार्म और कोल्ड रखती है बस। वो अपर मोस्ट एज ऑफ दिस लेयर उसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं, ठीक है। ट्रोपोपोज सेपरेटेड फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर एक की एज है वो ट्रोपोस्फेयर को अलग करती है स्ट्रेटोस्फेयर से। तो हमारी लेयर्स होगी, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी लोअर मोस्ट लेयर है और इसकी हाइट वेरी करती है बस, ठीक है। और सारी फिनोमेना हमारी इस लेयर में पाए जाते हैं, जैसे क्लाउड्स है, रेनफॉल है, ठीक है। जो हमारी इसकी अपर मोस्ट लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ये फाउंड अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की जस्ट ऊपर पाई जाती है, जैसे कि हमारी ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर है तो इसके जस्ट ऊपर पाई जाती है। इसकी हाइट 50 किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर -80 रहता है, माइनस इक्वेटर पे इतना रहता है और पोल्स पे इतना रहता है, ठीक है। अब यहाँ एरोप्लेन हमारे फ्लाई करते हैं। अब इसी लेयर में हमारे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ क्लाउड्स नहीं होते हैं,
जो क्लाउड्स वगैरह कहाँ होते हैं हमारे, ये सारे हमारे ट्रोपोस्फीयर में होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में क्लाउड्स नहीं होते। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फीयर में हमारी एक इंपॉर्टेंट इसका इफेक्ट ये है कि जो हमारी ओजोन लेयर है, जो ओजोन लेयर है बेसिकली, जो हमारी लेयर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्रिजर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द यूवी रेज जो सन से आते हैं। जो ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे किसी भी एग्जामिनेशंस में। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अब सीरियस क्लाउड है, पोलार स्ट्रेटोस्फीयर क्लाउड्स है हमारी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारे क्लाउड्स हमारे इसी लेयर्स में पाए जाते हैं। और स्ट्रेटोपोस सेपरेटेड फ्रॉम द मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर से स्ट्रेटोपोस को सेपरेट करती है। सेकंड हमारी जो लेयर है वो है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर की जस्ट ऊपर लाई करती है। ठीक, इसकी हाइट 80 किलोमीटर से, इसकी कितनी है 50 किलोमीटर, इसकी 80 किलोमीटर से। अपर पार्ट इज कॉल्ड मेसोपोस, इसका जो अपर पार्ट होता है उसको मेसोपोस बोलते हैं। जो मेट्रोइड्स हैं इस लेयर में हमें देखने को मिलते हैं। जब जैसे ही एंटर करते हैं हमारे स्पेस में, वहीं फ्रिक्शन से ये गायब हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। अब हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है ये मेसोस्फीयर। एग्जाम आ सकता है कि हमारे एटमॉस्फेयर की वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है, तो वो आप बोल सकते हैं कि मेसोस्फीयर है। और जो मेसोस्फीयर में हमारे जो नॉक्टिल्यूशन क्लाउड्स हैं हमारे पाए जाते हैं, जो आप इमेज में देख सकते हो। सेकंड हमारी जो लास्ट लेयर्स है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर की हाइट क्या है, 80 to 40 किलोमीटर से वेरी करती है। ठीक है, कंटेन्स इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स। हमारी इसी लेयर्स में ऑटोमेटिकली हमारे कुछ चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इसलिए समटाइम इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी लेयर को हम आयनोस्फीयर बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो थर्मोस्फीयर को हम आयनोस्फीयर बोलते हैं। जब इस लेयर में हमारे कुछ चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं तो जो रेडियो वेव्स हैं, जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करती है हमारे अर्थ से, रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारी अर्थ फ्रॉम द, मतलब जो रेडियो वेव्स हमारे अर्थ से ऊपर जाती हैं वो ट्रांसमिट हो जाती है हमारे इस लेयर से नीचे चली जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। टेम्परेचर यहाँ हाई होता है ऑल्टीट्यूड में 80 किलोमीटर हाइट तक। अब इसी लेयर में हमारी कर्मन लाइन पाई जाती है। बेसिकली कर्मन लाइन एक लाइन होती है दैट डिफरेंशिएट द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को डिफरेंशिएट करती है विद गैलेक्टिक स्पेस। मतलब ये हमारे स्पेस है, ये हमारा अर्थ है, तो हमारे अर्थ में ये ऐसा लेयर है, ये ऐसा लाइन है, वो ऐसा बताती है कि इस लाइन के बाद आपका स्पेस पाया जाता है, तो इसको इस लाइन को बोलते हैं कर्मन लाइन। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई डेंसिटी एक्स रेज यूवी रेज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आयोस्फीयर। अब आयोस्फीयर में हमारे यूवी रेज एक्स रेज पार्टिकल्स पाए जाते हैं, हमारे कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जो लास्ट हमारी लेयर है वो है एक्सोस्फीयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि एक्सटेंड करती है 960 किलोमीटर तक। यहाँ टेम्परेचर हमारा 300 सेल्सियस रहता है, और इसी लेयर में हमारे हीलियम हाइड्रोजन पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये हमारा बहुत छोटा चैप्टर था, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक।